चलिए फिर से खबरों की शुरुआत करेंगे और बात मध्य प्रदेश की। भोजशाला में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। 1 अप्रैल को सुनवाई होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां भोजशाला में एक तरफ एएसआई सर्वे जारी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की नाराजगी नजर आ रही है और भोजशाला में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष और 1 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो बात अगर बीते दिन की करें तो धार की भोजशाला में सर्वे का 9वां दिन रहा और इस दौरान फोटोग्राफी सहित अन्य काम को बारीकी से किया गया। और 9वें दिन रंगपंचमी के त्यौहार के बावजूद एएसआई की टीम पहुंची और सुबह 8 बजे से धार स्थित भोजशाला वर्सेस कमाल मोला मस्जिद पहुंच गई। दोनों पक्षकार भी टीम के साथ मौजूद रहे। हालांकि देखिए, एक तरफ सर्वे जारी है, लेकिन इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग की जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। 1 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अगर बीते दिन की बात करें तो 22 मार्च से ये शुरू हुआ था सर्वे और 9वें दिन एएसआई की टीम सुबह 8 बजे फिर से भोजशाला पहुंची। उनके साथ हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा, आशीष गोयल और मुस्लिम पक्ष की अब्दुल समद खान भी पहुंचे। लगभग 9.5 घंटे सर्वे करने के बाद टीम शाम 5:26 पर भोजशाला से वापस लौट गई। आपको बताते चले कि एएसआई की टीम के साथ 9 और सदस्य भी शामिल हैं। और वहीं भोजशाला से वापस लौटे हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि जिन स्थानों पर भोजशाला के पीछे की ओर काम चल रहा है, वहीं पर सर्वे का काम आगे बढ़ा है और सर्वे में एएसआई के अभी तक जो 16 सदस्य टीम थी, उनमें दक्षिण भारत के 9 सदस्य भी शामिल हुए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। समुद्री लुटेरों से जान बचाने पर पाकिस्तानी बोले हैं भारत जिंदाबाद। इंडियन नेवी ने 12 घंटे तक ये अभियान चलाया। दरअसल इंडियन नेवी ने बचाए थे 23 पाकिस्तानी और ऐसे में भारत जिंदाबाद के नारे वो लगाते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी जान बचाई गई भारतीयों के द्वारा। अलकंबार 786 पर लुटेरों ने हमला किया था। पहले भी नौसेना कर चुकी है सफल कार्रवाई इस तरीके की और ऐसे में पाकिस्तानी जितने भी लोग थे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, सभी की जान बचाई गई और ऐसे में भारत की जय जयकार करते हुए पाकिस्तानी भी नजर आए। बिल्कुल पलक, और देखिए अमर उजाला इस वक्त मेरे पास और फ्रंट पेज पर यही खबर है। हेडलाइंस की अगर बात करें तो समुद्री लुटेरों से जान बचाने पर पाकिस्तानी बोले भारत जिंदाबाद। नौसेना ने 12 घंटे अभियान चलाकर बचाए थे 23 पाकिस्तानी और साथ ही साथ नौसेना के कब्जे से सोमालियाई समुद्री लुटेरे और अल कंबार 786 पर लुटेरों ने कब्जा किया था। नौसेना के मुताबिक देर शाम ईरानी जहाज अल कंबार पर 9 समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था और ये घटना सोक्राटो से करीब 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में हुई थी। और आपको ये भी जानकारी देते चले, देखिए पहले भी नौसेना कर चुकी है सफल कार्रवाई। हालांकि जिस तरह से समुद्री लुटेरों से जान बचाने पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान बोले हैं भारत जिंदाबाद। कंबोडिया में क्योंकि 250 भारतीयों को बचाया गया था। एक और ये बड़ी जानकारी इसमें ये है, सोमालिया के 9 समुद्री लुटेरों ने पोत पर कब्जा कर लिया था। नौसेना ने उन्हें बचाने के लिए अभियान चलाया। ये पोत यमन के सोकोस्ट्रा में दक्षिण पश्चिम में करीब 90 समुद्री मील दूरी पर था। नौसेना ने 12 घंटे तक ऑपरेशन चलाया, लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। बीते 23 मार्च को नौसेना के प्रमुख की ओर से कहा गया था कि भारतीय नौसेना सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी बानगी भी देखने को मिली। आज जब 12 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन चलाया गया, मुस्तैदी के साथ वो डटे रहे कि जितने भी पाकिस्तानी थे सभी सुरक्षित उनको बाहर निकाला गया और ऐसे में पाकिस्तानी भी जय जयकार करते हुए भारत की नजर आए। आगे बढ़ते हैं और देखिए, भारत के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ने को अब रूस जो है वो तैयार हो चुका है। राजदूत ने कॉन्सर्ट हमले पर पीएम मोदी के समर्थन की बात दोहरा दी है। विदेशी राजनयिकों ने हमले वाले स्थान पर फूल चढ़ाए। हमले में रूस की ओर से यूक्रेन का हाथ होने की भी बात इस वक्त कही जा रही है। तो आतंकवाद के खिलाफ एक तरफ जहां भारत लगातार अपना कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आता है और अब की बार इसी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ रूस भी आपको नजर आएगा, क्योंकि राजदूत ने पीएम मोदी के समर्थन में कई बड़ी बातें कही। और भारत में रूसी राजदूत अलीपोव ने कहा कि कंसर्ट हमले में 144 लोगों की जान चली गई थी और हालांकि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत बार रूस ने कहा है कि इस हमले में यूक्रेन का हाथ है, इसको लेकर के जांच तो होगी। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया था कि यूक्रेन का इसमें हाथ नहीं है, इसके पीछे आतंकवादी संगठन है, यूक्रेन का हाथ नहीं है। तो यही खबर फिलहाल आज अखबारों में भी बताई गई है। बिल्कुल महिमा, देखिए भारत के साथ आतंक से लड़ने को रूस प्रतिबद्ध और भारत में रूसी राजदूत
डेनिस अलीपोव ने शनिवार को कहा कि रूस, भारत और अन्य देशों से मिलकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से आतंकी खतरे से निर्णायक लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है और रूसी राजदूत ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने रूस को समर्थन के मजबूत बयान दिए जो उत्साहजनक है। और अलीपोव ने यह भी कहा कि 22 मार्च को मॉस्को के पास हुए घातक आतंकी हमले की निंदा और जान माल के भारी नुकसान पर भारत के सहानुभूति जताने की हम सराहना करते हैं। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को लगा एक बड़ा झटका। दरअसल चुनाव आयोग ने एक सख्त फैसला ले लिया है। उनके खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। जैकब जुमा नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। जैकब पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए गए हैं और इसी वजह से इन आरोपों के मद्देनजर ये बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया कि अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को अब फिलहाल चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जुमा के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है और खबरों का जिक्र अखबारों में भी है। और चलिए रंजना, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अहिंसा को लेकर यहाँ पर मैराथन दौड़ निकाली जा रही है, उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। बड़े स्तर पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और इसकी थीम है अहिंसा के लिए। इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली की तस्वीरें हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है इस मैराथन को देखते हुए। और ये तस्वीरें देखिए, इसमें बड़ी संख्या में आपको युवा नज़र आएंगे, महिला पुरुष आपको नज़र आएंगे जो कि इस मैराथन में शामिल होने के लिए सुबह सवेरे पहुंच चुके हैं। अगर बात करें दिल्ली के रूट की, तो जगह जगह डाइवर्जन भी किया गया है, रूट डाइवर्ट किया गया है मैराथन के चलते। तो यह अहिंसा को लेकर इस मैराथन का आयोजन किया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं, यहाँ पर झंडी को दिखाकर मैराथन की शुरुआत करते हुए। और तस्वीर आप देख सकते हैं, भारी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये मैराथन दौड़ जिसका आयोजन किया जा रहा है और इसकी थीम, इसका उद्देश्य अहिंसा को बढ़ावा देना। और देखिए यहाँ पर झंडा दिखाकर, फ्लैग दिखाकर शुरुआत की गई। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं, हर एज ग्रुप इसमें शामिल है, महिला पुरुष बच्चे हर कोई आपको इस मैराथन में नजर आ जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए मैराथन की शुरुआत हो चुकी है और उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली में अहिंसा के लिए ये मैराथन की दौड़ और तमाम दिग्गज भी इसमें मौजूद हैं और देखिए इसमें तमाम वर्ग के लोग भी शामिल हैं। तो दिल्ली में अहिंसा के लिए मैराथन दौड़ की शुरुआत हो चुकी है और इसके मद्देनज़र आपको ये भी बताते चले कि जगह जगह पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि दिक्कतों का सामना ना करें, लोगों को ना करना पड़े। तो बड़ी खबर है, दिल्ली में अहिंसा रन 31 मार्च मिलिंद सोमन ने हरी झंडी दिखाकर रेस की शुरुआत करती है। 22 से ज़्यादा देशों में यह दौड़ एक ही समय में होगी। साथ ही साथ दुनिया के 22 देशों में रविवार यानी कि आज अहिंसा रन का आयोजन किया जा रहा है। ये दौड़ IIFL जीतों के तहत हो रही है। भारत में यह 100 शहरों में और विश्व की अगर बात करें तो 22 से ज़्यादा देशों में होगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से अहिंसा रन की शुरुआत हो गई है जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। इस दौरान अभिनेता मिलिंद सोमन और अभिनेत्री मंदिरा बेदी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शामिल होती हुई नजर आई हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। असम के सीएम हिमंता का बड़ा स्टेटमेंट। चुनाव के बाद असम में यूसीसी लागू होगा, तब कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। ये असम के सीएम की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद यूसीसी लागू हो जाएगा असम में भी। फिलहाल उत्तराखंड का नाम इसमें आगे है और अब असम की तरफ से भी ये बयान सामने आ गया है कि चुनाव होते ही यहाँ पर भी लागू हो जाएगा यूसीसी। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के चीफ बदरुद्दीन अजमल को कहा कि आपको दोबारा शादी करनी है तो अभी मौका है, क्योंकि चुनाव के बाद राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा, जिसका जिक्र अभी पलक कर रही थी। तब दूसरी तीसरी शादी की तो जेल हो जाएगी। दरअसल असम की दुबरी सीट से AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने पहले कहा था कि भाजपा मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। अगर मुसलमान दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका धर्म उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता।
इस खबर का जिक्र अखबारों पर और क्या स्टेटमेंट दिया गया वो आपको बता रहे हैं। देखिए, दरअसल असम सरकार यूसीसी को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यूसीसी को लेकर उत्तराखंड ने पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। और हिमंता ने 12 फरवरी को कहा था कि राज्य सरकार बहु विवाह को बैन करने वाले कानून लाने वाली थी, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पास होने के बाद इसे यूसीसी से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अगले खबर का रुख करते हैं। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्द खाक किया गया। सिर्फ परिवार के लोगों को ही मिट्टी देने की इजाजत मिली थी। कल तस्वीरें भाट24 ने आप तक पहुंचाई। कब्रिस्तान के आसपास सुरक्षा का कड़ा पहरा कल नजर आया। आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर नजर आए और आपने नारेबाजी भी सुनी। जो लोग वहां पर पहुंचे थे नारेबाजी करते हुए नजर आए। कुछ लोग विरोध में भी नारेबाजी कर रहे थे। कुछ हमने ये भी खबरें सुनी कि भीड़ भड़कती हुई भी नजर आई और इससे पहले से वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा भी था। लेकिन आखिरकार मुख्तार अंसारी का अंत हुआ, जिसने सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये खबरें थी, जब खबरें सामने आ रही तो ये पता चला कि मुख्तार अंसारी को एक समय में क्रिकेट का शौक था, गेंदबाजी उनको काफ़ी पसंद थी, शूटिंग भी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। उनके परिवार वाले काफ़ी अच्छी फैमिली से आते थे। उनके जो दादा और नाना है ब्रिगेडियर और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो देखिए ऐसे में कैसे 1996 में चुनाव लड़ा विधायक मुख्तार अंसारी बना। धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में नाम बढ़ता गया और लोग डरते थे बहुत ज़्यादा। और आखिरकार जो आखिरी समय था वो जेल में था और जेल में भी व्हील चेयर पर। और आखिरकार सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार वाले मौजूद थे। और इस बीच परिवार वालों के साथ में सपा के भी कुछ समर्थक और नेता मौजूद रहे। सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को किया गया और जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद रही, बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे जो कि नारेबाजी करते हुए नजर आए, हंगामा करते हुए नजर आए। खुद यहाँ पर डीएम मोर्चा संभालते हुए नजर आए, सीनियर इंस्पेक्टर्स यहाँ पर नजर आए जो कि मोर्चा संभाल रहे थे। लगातार मुख्तार अंसारी के बेटे उमर के द्वारा भी लोगों से ये आग्रह किया जा रहा था कि आप शांति बनाए रखिए और केवल क्योंकि परिवारजनों को ही अंदर कब्रिस्तान के जाने की इजाजत थी। लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे और एक समय ऐसा भी आया था कि अंदर जाना ही मुश्किल हो रहा था और पुलिस के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही थी। भगदड़ मचती हुई नजर आई। उस बीच जब वहां से लोगों को हटाया गया तो कई संख्या में चप्पल और जूते भी वहां पर पड़े हुए नजर आए, जिससे ये पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें इसी मामले में अपडेट कि मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, ये बात स्पष्ट हो गई है। रिपोर्ट में क्लियर कट पता चल गया है। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में शव को परिवारजनों को दिया गया और उसके बाद नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद उनको सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को किया गया। फिलहाल रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत साक्षी के इसी बीच सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट उन्होंने बताया है कि बैरक और फुटेज सील के अलावा मुख्तार का हेल्थ डोजियर भी अब तैयार किया जा रहा है। उसे कौन कौन सी बीमारियां थी, कब कब इलाज कराया गया, कौन कौन सी दवाएं चल रही थी, फिलहाल इस पर अभी रिपोर्ट बनाई जा रही है क्योंकि हेल्थ बुलेटिन वहां से जारी किया गया था और उसके बाद अब इस पर काम चल रहा है कि कौन कौन सी बीमारियां थी, कब कब इलाज कराया गया, किस किस डॉक्टर को दिखाया गया। बिल्कुल, देखिए मुख्तार सुपुर्द खाक हुआ। बीते दिन की तमाम जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें थे भारत24 आप तक पहुंचा रहा था। आपने तस्वीरें देखी जब मुख्तार का जनाजा निकला तो उस बीच काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुसीबत बन रहा था और उसके बाद जनाजे का जो रूट था वो डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि प्राइमरी रिपोर्ट सामने आ गई और मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन तमाम नेताओं के, तमाम दिग्गजों की भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मुख्तार की मौत पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। हार्ट अटैक से हुई मुख्तार की मौत, अनुराग ठाकुर ने कहा है। रिपोर्ट से पुष्टि हुई है। अनुराग ठाकुर का ये बयान आपको बता रहे। एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है, अनुराग ठाकुर ने ये कहा है। वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, ये अनुराग ठाकुर ने कहा है। देखिए तमाम विपक्ष ने मुख्तार अंसारी के मौत पर सवाल उठाए, लेकिन अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा सुनिए। मुख्तार अंसारी अगर 20 वर्षों से जेल में थे तो लंबे समय से जेल में रहने का कारण क्या था? वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, वो एक डॉन माफिया का टैग था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कईयों की हत्या से लेकर उग्राही तक से लेकर बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है।
और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। 238 बार हारने के बाद भी चुनावी मैदान में के पद्मार्चन। अब तक अधिकतम 6000 उनको वोट मिले हैं। बोले आगे भी मैं लड़ता रहूंगा चुनाव। पद्मार्चन ने कहा है कि अब तक 239 नामांकन दाखिल मैं कर चुका हूं। मैं विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। भले जीतू ना, लेकिन आगे भी मैं इसी तरीके से चुनाव लड़ते रहूंगा, नामांकन करते रहूंगा। अब तक 238 बार वो नामांकन भी कर चुके, ये खुद उन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश से अगली खबर। अरुणाचल विधानसभा में निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी। अरुणाचल में निर्विरोध चुने गए 10 बीजेपी प्रत्याशी। सीएम खांडू पेमा खांडू की अगर बात करें तो उनके समेत 10 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। डिप्टी सीएम चौना मीन भी निर्विरोध चुने गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज अखबारों के अगर आप पन्ने पलटेंगे तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा से रिलेटेड ये खबर है, जिसमें कि डिप्टी सीएम चौना मीन, इसके अलावा सीएम और ऐसे कुछ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जो कि निर्विरोध विधानसभा के सदस्य चुने गए। अगली खबर ओडिशा से। ओडिशा में बीजेडी का विकल्प बनने की तैयारी में है बीजेपी। मेहताब के बाद अब बीजेडी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है। पांडेन को लेकर बढ़ सकती है बीजेडी की मुश्किलें, हालांकि ये भी पता चल रहा है इस बीच बीजेडी के समर्थक वर्ग में नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही वजह बताई जा रही है कि बीजेपी के समर्थन में कई लोग सामने आ सकते हैं और बीजेपी को एक बार फिर से यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड मिलता हुआ नजर आ सकता है। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे देखिए, कांग्रेस ने किया वादा, युवाओं को देंगे नौकरी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कांग्रेस लाएगी रोजगार क्रांति। देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया जा रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को नौकरी देगी, और इसे लेकर पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। और एक बयान पार्टी अध्यक्ष खड़गे का, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लाएगी रोजगार क्रांति। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह का विमान जब्त हुआ है। ईडी ने कहा है सीएम ममता ने किया था इस्तेमाल। 2014 में सीएम ममता ने इस्तेमाल इसको किया था। इस पूरे मामले में फिलहाल जांच चल रही है। 2014 में सीएम ममता ने इसका इस्तेमाल किया था, ये ईडी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, बोधशाला के नीचे तलघर होने का अनुमान मिल रहा है। एएसआई सर्वे के 9वें दिन एक नए स्थान पर अब खुदाई जो है वो शुरू की गई। 10 से 15 फीट गहराई तक की खुदाई में आपको बता दें कि नींद भी अब नहीं मिली है और तलघर के चलते सावधानी से कार्य किया जा रहा है। आपके अखबार में कोई जानकारी पलक? बिल्कुल महिमा, अगर हम बात करें भोजशाला की तो धार की भोजशाला का सर्वे का कल 9वां दिन रहा। फोटोग्राफी सहित तमाम जो अन्य काम है वो बड़े ही बारीकी से यहाँ पर किए जा रहे हैं। रंग पंचमी भी कल थी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर पूरा काम चला। हिंदू पक्ष के तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे, लेकिन ऐसे में गर्भगृह के दाएं बाएं हर तरफ से फिलहाल यहाँ पर सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे को और भी ज़्यादा कल गति मिल गई। साथ ही खुदाई का क्षेत्रफल भी बढ़ा है। सबसे पहले जो गड्ढा किया गया था उसे पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ाया गया। वहीं भोजशाला के अंदर सीमांकन का काम भी चल रहा है। साथ ही स्तंभों की रिफ्लेक्टर्स के माध्यम से उच्च स्तरीय फोटोग्राफी सहित अंदर का काम बहुत बारीकी से इसमें चल रहा है। जानकारी है, हर चीज की बारीकी से जांच हो रही है। यज्ञशाला के आसपास भी काम चल रहा है। जो यज्ञशाला वहां पर है बाहर की तरफ, वहां पर भी काम चल रहा है, यानी कि अंदर भी काम चल रहा है उतनी ही बारीकी से और यज्ञशाला के आसपास भी काम चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कलेक्टर हैं प्रियंका मिश्रा, वो भी कल भोजशाला पहुंची थी। उन्होंने भी भोजशाला का निरीक्षण किया और एएसआई के जो चीफ हैं उनसे इस पूरे मामले में काफी बारीकी से चर्चा की। भोजशाला की गर्भगृह में सर्वे के बाद खुदाई हो सकती है। 10 से 12 फीट के वहां पर गड्ढे क्योंकि खोद दिए गए हैं। भोजशाला का एएसआई सर्वे लगातार जारी है। बारीकी से फोटोग्राफी वहां पर कराई जा रही है ताकि क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग वहां पर मौजूद थे। मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर। हालांकि एक तरफ काफी तेजी के साथ यहाँ पर खुदाई भी चल रही है। हिंदुओं के मुताबिक जो भोजशाला है वो सरस्वती का मंदिर है, वाग देवी का मंदिर है, ये हिंदुओं का लगातार कहना होता है। वहां पर नमाज भी होती है, वहां पर पूजा भी होती है। बसंत पंचमी पर बड़े स्तर पर वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। 2 नए विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी टीम के साथ जुड़े हैं। पुरातन आकृति और शिलालेख की फोटोग्राफी उनके द्वारा की गई है, जिसकी प्राचीन का सटीकता से विश्लेषण किया जाएगा, बारीकी से उस पर जांच की जाएगी। हिंदुओं के मुताबिक भोजशाला सरस्वती देवी का मंदिर है। सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ पर मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई थी। अंग्रेज अधिकारी भी वहां पर लगी हुई वाग देवी
की मूर्ति को लेकर लंदन चले गए थे। भोजशाला के बाहरी परिसर में 3 स्थानों पर खुदाई का काम लगातार जारी, 10 से 12 फीट के वहां पर गड्ढे हो चुके हैं और फोटोग्राफी वहां पर बाकायदा कराई जा रही है। फिलहाल सर्वे लगातार किया जा रहा है, मामला पूरा कोर्ट में है, क्या कुछ कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है देखना महत्वपूर्ण। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई, क्योंकि केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ की गई। एक और मंत्री ईडी के रडार पर है। ईडी ने करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए कैलाश गहलोत के साथ में। कैलाश गहलोत पर नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का बड़ा आरोप है। इस बीच केजरीवाल के मंत्री हैं और उनके साथ में ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की। अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। आपको यह भी बता दें कि बाहर आकर कैलाश गहलोत ने जब उनसे पूछताछ की गई तो कहा कि आबकारी मामले से मैं अनजान हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और फिलहाल दिल्ली में के मंत्री हैं कैलाश गहलोत और उनसे कल ही पूछताछ की गई, 5 घंटे तक पूछताछ की गई। करीब 11:15 बजे बताया जा रहा है कि वो ईडी मुख्यालय पहुंचे और पूछताछ के बाद में बाहर आने पर उन्होंने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया और उन्होंने बताया जवाब देते हुए कि मैंने सभी ईडी के सवालों के जवाब दिए हैं और आबकारी मामले से मैं अनजान हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल ईडी ने इनपुट्स के आधार पर गिरफ्तारी आगे बढ़ाई थी और यहाँ पर 5 घंटे पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस मामले से पूरा अनजान हूं। आगे क्या कुछ लिया जाता है इस पूरे मामले में एक्शन, ये देखने वाली बात। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, न्यूज क्लिक मामले में चार्जशीट पेश। यूएपीए मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश की चार्जशीट और स्पेशल सेल ने 7500 पेज की चार्जशीट पेश की और न्यूज क्लिक पर चीन से फंड लेने का आरोप, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप। पर देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। 7500 पेजों की चार्जशीट और पूरा कायस्थ पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप और इसे लेकर जिक्र है अखबारों में। समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिल्ली पुलिस ने 7500 पन्नों की चार्जशीट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोर्ट में ये दाखिल की गई है और दाखिल चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि पोर्टल के चीन समर्थक प्रचार के लिए भारी मात्रा में धन लिया गया और देश सहित राजधानी में जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा और कई चीजों के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का भ्रामक प्रचार करने की कोशिश और साजिश भी रची गई है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ पत्र में इसका जिक्र किया गया। पलक, आपके पास कोई जानकारी? आपको इस पूरे मामले में बात करें तो चीनी कंपनियों के साथ ईमेल पर बातचीत हुई थी, ये भी जानकारी आई है। 46 लोगों से पूछताछ के बाद साक्ष्य इसमें जुटाए गए हैं। न्यूज क्लिक मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। देश में अवैध रूप से विदेशी धन का निवेश, ये प्राथमिक जानकारी के मुताबिक भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से साजिश के तहत भारतीय और विदेशी संस्थाओं की ओर से भारत में अवैध रूप से विदेश से करोड़ों रुपए का निवेश किया गया, ये इसमें जानकारी निकलकर सामने है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। ईडी ने सोरेन के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। करीब 5500 पन्ने की चार्जशीट जो कि दाखिल की गई है। हेमंत सोरेन जो कि फिलहाल जेल में है, वो सजा काट रहे हैं और ऐसे में मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई ईडी ने, क्योंकि सोरेन के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। कल भी जब कल्पना सोरेन ने कहा, जब कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुंची हुई थी, दिल्ली पहुंची हुई थी, उस दौरान कहा कि जो स्थिति मेरी है वही स्थिति फिलहाल दिल्ली की है। मेरे पति हेमंत सोरेन को भी जेल भेजा गया, उसी तरह अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। इससे पता चलता है जो स्थिति झारखंड में वही परिस्थिति दिल्ली में है, ये उनके द्वारा कहा गया। दूसरी तरफ अब हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही।